Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about special intensive revision of voter list in Bihar. This topic is important from our syllabus GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. हम लोग इसको एनआरसी अपडेट ऑफ आसाम से भी रिलेट करके देखेंगे एंड दैट इज व्हाई दिस डिस्कशन कुड बी यूजफुल फ्रॉम पर्सपेक्टिव जीएस पेपर 5 असम इश्यूज. सबसे पहले समझते हैं क्या है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो बिहार में चल रहा है. देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि बिहार के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इन नवंबर दिस ईयर ओनली, उसके पहले बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाए, सैनिटाइज किया जाए. अब इसमें होगा क्या कि जो जो बोगस वोटर्स के नाम हैं उनको वहां से डिलीट किया जाएगा, जिनका नाम वहां नहीं होना चाहिए. प्लस जो लोग भी ऑथोराइज्ड हैं टू वोट, जेन्युइन वोटर्स का नाम वहां इंक्लूड किया जाएगा. तो ओमिशन एंड कमीशन किया जाना है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस SIR इन बिहार. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया और इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 चीजें वेरीफाई करेगी और उसके बेसिस पे फिर नाम अपडेट करेगी इन द इलेक्टोरल लिस्ट. पहला कि आपको इंडियन सिटीजन होना होगा, दूसरा 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज होनी होगी, एंड तीसरा द पर्सन मस्ट बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप वोट देना चाहते हैं वहाँ के आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह अपने आप को साबित कर पाएंगे कि यू आर एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. देन ओनली योर नेम विल बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो ये जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट टर्म है, इसके पीछे लेजिस्लेटिव बैकिंग क्या है और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स ये हुए हैं वो सब हम समझते हैं. देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बात की गई है अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. इलेक्टोरल रोल्स जिसमें तमाम जो वोटर्स होंगे उनके नाम मेंशन किए गए होंगे. तो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. और इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने के जो प्रोसीजर वगैरह हैं, बेसिक बातें वो मेंशन की गई हैं इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. उसका सेक्शन 90 एंड 20 टॉक्स अबाउट इट. तो उसी सेक्शन 90 एंड 20 में जिक्र किया गया है कि अगर किसी भी इंसान को अपना नाम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रजिस्टर करवाना है इन इट्स इलेक्टोरल रोल एज ए वोटर, तो उसको साबित करना होगा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. ये टर्म ऑर्डिनरी रेजिडेंट लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को लेकर के कि व्हाट इट एक्चुअली मींस, इसको लेकर के आगे डिस्प्यूट हो गया. तो आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ रही है. आप जैसे ही 18 साल के होंगे और भारत के अगर आप सिटीजन हैं तो आप अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं, लेकिन वोटर आईडी बनवाने के साथ ही साथ आपका नाम चढ़ाया जाएगा इन द इलेक्टोरल रोल्स. अब इलेक्टोरल रोल जो होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की होती है कि कहाँ से आप वोट कर सकते हैं. लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी या लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो आप जब वोट करेंगे तो किस एरिया के लिए वोट करेंगे, तो उस एरिया के इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना चाहिए. तो उस एरिया के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होने के लिए आपको साबित करना होगा, ये दोनों तो साबित करना ही होगा कि आप भारत के सिटीजन और 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है. आपको उस एरिया का साबित करना होगा कि आप वहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं. दिस ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला जो प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट इट इज़ रिक्वायरमेंट एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये निर्धारित करती है कि आप वहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं कि नहीं, फिर आपका नाम अपडेट किया जाएगा. अब ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट टर्म को लेकर के डिस्प्यूट हो गया 1990s में, जब प्रधानमंत्री जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनको नॉमिनेट किया गया इन राज्यसभा फ्रॉम आसाम. अब राज्यसभा में नॉमिनेशन की एक कंडीशन होती है कि वो मेंबर जिस पर्टिकुलर स्टेट से नॉमिनेट हो रहा है उस स्टेट का एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए.
तो अब मनमोहन सिंह जी के ऊपर ये फिर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ असम और नॉट। पहले मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में था, फिर यहाँ से अपील के तौर पे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मनमोहन सिंह केस वर्सेस इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया 1999 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट टर्म को इलेबोरेट किया, इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इट एक्चुअली मींस। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेसिकली कंडीशंस बताए फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मियर प्रॉपर्टी ओनरशिप इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी डज नॉट क्वालिफाई वन एज ए रेजिडेंट। मान लीजिए कि आपकी कोई फ्लैट है या आपका कोई प्लॉट है केरला के अंदर, तो ये काफ़ी नहीं है आपको फिर केरला के उस पर्टिकुलर एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करवाने के लिए। मियर ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी इज नॉट इनफ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टेम्पररी एब्सेंस ड्यू टू ट्रैवल और वर्क डज नॉट ब्रेक ऑर्डिनरी रेजिडेंसी। मतलब मान लीजिए आप आसाम के रहने वाले हैं, कामाख्या कामरूप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन आप किसी दूसरे जगह चले गए काम करने, बैंगलोर चले गए, मुंबई चले गए या फॉरेन में चले गए, वहां आप काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं फॉर सम पर्पस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, येट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रेक इन योर ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप इन आसाम, और आपका नाम यहाँ के वोटर आईडी से नहीं हटाया जाएगा, वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। तो टेम्पोररी एब्सेंस चाहे कितने भी लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल आप कहीं और जॉब कर रहे हैं, येट इट विल नॉट ब्रेक योर ऑर्डिनरी रेजिडेंसी। रेजिडेंसी मस्ट बी हैबिचुअल एंड परमानेंट, मीन्स देयर मस्ट बी इंटेंशन टू ड्वेल देयर। भले आप लंदन में रह रहे हो, 2-3 साल से वहां नौकरी कर रहे हो, बट you have an intention to come back to Assam and live in the property, ancestral property which you have been holding. If you have that intention, then आपकी रेजिडेंसी मानी जाएगी इन असम itself। कामरूप एरिया में अगर आपका घर है, जमीन है, तो आप माना जाएगा कि आप कामरूप एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो ये हो गया डिबेट अबाउट ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप। बिहार के अंदर वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है, सैनिटाइज की जा रही है, वहां पे ये 3 क्राइटेरिया देखे जाएंगे। तीसरे क्राइटेरिया ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो हमने डिस्कस किया। ये सब संविधान में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है 1950 वाले, जिसके अंतर्गत इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप का क्या मतलब होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 क्राइटेरिया में बताया। सिर्फ प्रॉपर्टी ओन करना काफ़ी नहीं है, अगर आप उस जगह पे नहीं भी रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रेजिडेंटशिप नहीं मानी जाएगी। योर इंटेंशन शुड बी टू गो बैक देयर, लिव देयर इन फ्यूचर, दैट विल बी इनफ फॉर इंश्योरिंग रेजिडेंसी। अब वापस से आते हैं बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट किया जा रहा है उसको लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑफ SIR इन बिहार, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, उसको चैलेंज किया गया ऑन 3 मेन ग्राउंड्स। पहला, द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर स्टेपिंग इनटू सिटीजनशिप इश्यूज। कहा गया कि देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के सिटीजनशिप राइट्स के बेसिस पे होगा। जब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा, कमीशन होगा या हटेगा यानी कि ओमिशन होगा, तो उसमें हर एक इंसान को साबित तो करना होगा कि वो भारत का सिटीजन है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप। बट सिटीजनशिप इस्टेब्लिश करने का, डिटरमाइन करने का जो अथॉरिटी है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है, इट इज नॉट विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दैट इज वाई ऑन दिस ग्राउंड इट वाज क्वेश्चनड कि वाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टेकिंग अप दिस SIR प्रोसेस, बिकॉज इनडायरेक्टली इट विल लीड टू सिटीजनशिप इशू। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 तरीके के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं फॉर गेटिंग द नेम अपडेटेड।
आपको इंडियन सिटीजन साबित करना है, 18 साल से ज़्यादा की उम्र है वो साबित करना, ऑर्डिनरी रेजिडेंटशिप साबित करना है। इन तीनों को साबित करने के लिए 11 तरीके के डॉक्यूमेंट्स अलाउड किए हैं, जैसे पासपोर्ट होगा या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 10th आपने कहाँ से किया वो सब। बट कुछ जो कॉमन सर्टिफिकेट्स या आईडीज हैं, जैसे आधार या पहले से एग्जिस्टिंग वोटर आईडी या राशन कार्ड को मानने से इनकार कर दिया है। दीज हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो इसको लेकर के भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब कई सारे लोगों के पास यही 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इन तीनों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है डिसइनफ्रेंचाइजमेंट रिस्क। ये जो आर्टिकल है योगेंद्र यादव जी ने लिखा है, ये मेनली इसी आइडिया के अराउंड लिखा है कि बिहार के कई सारे लोग जो हैं माइग्रेंट वर्कफोर्स की तरह काम करते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाकर के। इनफैक्ट कुछ तो अब्रॉड भी जाकर के काम करते हैं और वो काफी लंबे समय से बिहार से बाहर रह रहे हैं। इन सारे लोगों को अपना नाम रजिस्टर करना होगा इन दिस एसआईआर प्रोसेस थ्रू डिजिटल मोड। अब इतना कम डेडलाइन दिया गया है, शॉर्ट डेडलाइन दिया गया है, 25 जुलाई से पहले अपडेट करना है। और ये सारे लोग जो है माइग्रेंट वर्कफोर्स, ये डिजिटल डिवाइड भी फेस करते हैं, दे फेस डिजिटल हैंडीकैप, इनको खुद तो बहुत सारा अपडेट करने आएगा नहीं। तो फिर इस कारण से संभावना है कि इनमें से कई सारे लोग अपना नाम एसआईआर प्रोसेस में अपडेट ना करवा पाए इन द वोटर लिस्ट और वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाए, मतलब उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए और उनका राइट टू वोट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दूसरा, योगेंद्र यादव जी ये भी लिखते हैं कि एसआईआर करके पॉसिबली सरकार एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बड़ा ही ग्रेव एक्यूजिशन लगाया है कि सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके सेलेक्टिव प्रोफाइलिंग करेगी एंड एक्सक्लूजन करेगी ऑफ सम पर्टिकुलर वोटर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ऐसा किया जा सकता है कि इलेक्शन से पहले कुछ एक पर्टिकुलर तरह के या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आने वाले लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए जानबूझ करके, ताकि इलेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो जाए। एक सीरियस एलिगेशन है, बट है तो क्रिटिसिज्म में आपको लिखना ही है बंधे हुए शब्दों में कि एक्टिविस्ट लाइक योगेंद्र यादव हैज क्रिटिसाइज्ड एसआईआर प्रोसेस इन बिहार and has accused of possibility of selective profiling and exclusion of voters from particular community। इससे क्या है कि उन लोगों का जो जेन्युइन तौर पे भारत के सिटीजन है, जिनका वोट देने का अधिकार है, उनके राइट टू वोट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, गारंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 326। तो सुप्रीम कोर्ट में ये 3 ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप इश्यूज में एंटर कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स कॉमन डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं किए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लीड टू, उसका जो स्टेप है एसआईआर, इट में लीड टू डिनायल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज राइट टू वोट। सुप्रीम कोर्ट ने सब सुनने के बाद कहा है कि जो एसआईआर का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप ये एसआईआर प्रोसेस को सिटीजनशिप इशू ना बनाएं, डू नॉट ओवरस्टेप इनटू सिटीजनशिप इशू। साथ ही साथ उन्होंने सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड को भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप की तरह इंक्लूड किया जाए एंड इंश्योर किया जाए कि किसी का नाम भी अनड्यूली वोटर लिस्ट से ना हटे। सो इंश्योर दैट नो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैपन। चाहिए तो आप थोड़ा डेट एक्सटेंड कर दीजिए, चाहिए तो आप थोड़ा सा और डिजिटल असिस्टेंस दें इस तरह के माइग्रेंट वर्कर्स को। बट ओवरऑल ये जो एसआईआर प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है बिहार में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ये प्रोसेस बाकी सारे स्टेट्स में भी लाएंगे और वहाँ के वोटर लिस्ट को भी सैनिटाइज करेंगे, तो ये प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वेल विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर guaranteed under Article 324. Article 324 says that Election Commission of India will have power and function to ensure free and fair election, और उसके लिए वो वोटर लिस्ट को अपडेट करेंगे एंड तमाम ऑल अदर एक्टिविटीज करेंगे। तो अपने अधिकारों के विधीन ही रह करके काम कर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर सुप्रीम कोर्ट, जब वो एसआईआर कर रहा है बिहार में। तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम बाकी स्टेट्स में भी ऐसा करेंगे। अब थोड़ा जो एसआईआर बिहार में चल रहा है और एनआरसी अपडेट जो असम में हुआ है उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं।
देखिए, एनआरसी प्रोसेस जो आसाम में लिया गया ऑफ अपडेटिंग एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, को अपडेट करने का जो काम शुरू किया गया आसाम में, दैट वाज बेस्ड ऑन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. इट वाज टेकन अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. ये मेनली एनआरसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिटीजनशिप वेरिफिकेशन हो रहा है कि आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं. लगभग 3.1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 19 लाख लोगों का क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया इन द फाइनल एनआरसी लिस्ट. अब ये लोग जो हैं इनको रखा जाएगा इन फॉरेनर्स कोर्ट, वहां पे इनको साबित करना होगा कि दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अगर वहां पे भी इनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो दे मे बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर्स, और उसके बाद दे मे बी पुश्ड आउट ऑफ द कंट्री एज वेल. तो ये एनआरसी अपडेट का जो प्रोसेस है 2013 में जो शुरू हुआ, वो एक्चुअली में सिटीजनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, जबकि बिहार के अंदर जो एसआईआर प्रोसेस है, इट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जहां पे बात की गई है इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन की. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है एज पर इट्स पावर अंडर आर्टिकल 324, पावर एंड ड्यूटी अंडर आर्टिकल 324. यहाँ पे वोटर लिस्ट रिवाइज हो रहा है, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है. The names may be included or excluded in the voter list, but there will be no direct legal consequences on the citizenship claim. But कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ओवरलैपिंग तो है ही एनआरसी और एसआईआर में. एनआरसी इज डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, व्हाइल एसआईआर इज अबाउट वोटिंग राइट्स. बट अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, क्लेम करने के बावजूद भी कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाए, और क्लेम करने के बावजूद भी आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, और आपका नाम भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट में नहीं होता है, आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आपका नाम भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वोटर लिस्ट में कहीं भी नाम ना होना आपके सिटीजनशिप को तो चैलेंज कर ही रहा है, आपके सिटीजनशिप क्लेम को तो चैलेंज कर ही रहा है. सो इनडायरेक्टली एक ओवरलैपिंग है, मामला सिटीजनशिप तक पहुंचता ही है. बट SIR should not officially directly be seen as a ways to establish citizenship. यूपीएससी ने साल 2017 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी एंड आउटकम ऑफ एनआरसी अपडेट इन असम एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार. आपको अंत में यह भी बताना है कि असम सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि जब तक हमारे यहाँ पे एनआरसी का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हो जाता है, मतलब फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स भी पूरी तरह से तय नहीं कर लेते उन 19 लाख लोगों के ऊपर कि ये फॉरेनर है या इंडियन है, तब तक असम के अंदर एसआईआर प्रोसेस ना लिया जाए. वेट फॉर एनआरसी बिफोर इंटेंसिव रोल रिवीजन इन असम, ऐसा रिक्वेस्ट किया है असम सरकार ने. तो ये भी आप कंक्लूजन में इस तरह के प्रश्न में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिजिटल कोलोनियलिज्म, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन प्रोसेस की मदद से powerful countries take control over other countries, over their land, territory and people, and then these powerful countries start using the resources of the colonized country in such a manner कि वहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा और जिस कंट्री ने कोलोनाइज किया है उसको फायदा होने लगे. तो कोलोनाइज करने से जिस देश का कोलोनाइजेशन हुआ है वहां के लोगों का लाइफस्टाइल डिग्रेड होने लगता है एंड द कॉलोनियल पावर उनको इकोनॉमिकली फायदा होने लगता है. कोलोनाइजेशन इंक्लूड्स डिफरेंट स्टेप्स. इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंट्रोल, जिसको हम लोग इंपीरियलिज्म भी कहते हैं, एंड देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल इंपोजिशन, अपने कल्चर अपने आइडिया को इंपोज करना इन द कॉलोनीज. ये 3 स्टेप्स होते हैं मेनली कोलोनाइजेशन में. अब माना जाता है कि दुनिया में कोलोनाइजेशन का जो तरीका था वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बदल गया. वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पहले तक जो कोलोनाइजेशन के प्रोसेसेस थे जिनको कहा गया डायरेक्ट कोलोनाइजेशन. डायरेक्ट कोलोनाइजेशन सीन टिल वर्ल्ड वॉर 2. वहां पे क्या होता था कि कोलोनाइजर कंट्रीज जो हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस ही मेनली इसमें आगे थे, पोर्टुगीज, डच इसमें आगे थे, दे वुड आइदर डायरेक्टली गो एंड सेटल इन सम अदर फॉरेन टेरिटरी, और वहां के लोकल इंडिजिनस पीपल को रिमूव कर देते थे और उनके लैंड को अक्वायर कर लेते थे. इस तरीके के कोलोनाइजेशन को देखा गया इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका. वे
जहाँ पे कॉलोनाइजर्स गए और उन्होंने लोकल इंडिजिनियस पीपल को मार्जिन में साइडलाइन कर दिया एंड दे एक्वायर्ड द मेन एरियाज और वहाँ सेटल हो गए। या फिर भारत के अंदर भी इस तरीके से आए, बट यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उसको साइडलाइन नहीं किया, डिस्प्लेस नहीं किया, उनके ऊपर सीधा रूल करना शुरू किया और उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो बोथ दीज टाइप ऑफ colonization seen before World War II can be seen as या can be considered as example of direct colonization। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब हर जगह के लोगों का अधिकार होगा अपनी सरकार चुनने का। मतलब इंपीरियलिज्म एंड कोलोनाइजेशन को चैलेंज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे। और यही कारण है कि धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश जो पहले कॉलोनाइज थे, जो इंपीरियलाइज थे यानी कि गुलाम थे सरल भाषा में, वो आज़ाद होने लगे। भारत भी उसमें आज़ाद हुआ उस प्रोसेस में 1947 में, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद और यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद। और भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आज़ाद हुए। लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, पावरफुल कंट्रीज थे, जिन्होंने पहले डायरेक्ट कॉलोनाइज किया हुआ था, उन्होंने एक नहीं तो दूसरा तरीका कंटिन्यू रखा, ऐसा मानते हैं कई सारे जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, नक्रुमा एंड ऑल। इनके बारे में कभी और देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में इनका जिक्र ज़्यादा आता है। बट देयर आर पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स हु बिलीव कि आज़ादी के बावजूद भी ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, इन्होंने एक नहीं तो दूसरे तरीके से, सीधा सीधा तो गुलाम नहीं बनाया, लेकिन किसी न किसी तरीके से आज भी ये जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो पहले कॉलोनीज थे, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा है। और ये जो प्रोसेस या फिनोमेना देखने को मिला पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, इसी को कहा गया है नियो कोलोनाइजेशन। इसमें क्या है, द डेवलप्ड कंट्रीज कीप इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर द पुअर कंट्रीज, चाहे उनको लोन दे करके या फिर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के कंडीशंस में फंसा करके इकोनॉमिक कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो पहले तो सीधा सीधा गुलाम बनाते थे, अब जो है अलग अलग तरीके से कल्चरल डोमिनेशन, अपने मूवीज, मीडिया, लैंग्वेजेस के थ्रू गुलाम बनाते हैं। आज भी अगर हम भारत में अंग्रेजी बोलने को रिस्पेक्टफुल काम मानते हैं, अंग्रेजी जो अच्छे से बोलता है उससे हम इम्प्रेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कॉलोनियल माइंडसेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर स्टिल कॉलोनाइज्ड, कल्चरली कॉलोनाइज्ड। मूवीज के थ्रू दिखाते हैं कि उनका समाज कितना अच्छा है, तो सॉफ्ट पावर को बेसिकली स्ट्रेंथन करते हैं, अपने कल्चर को हमारे ऊपर प्रमोट करते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नियो कोलोनाइजेशन। रिसोर्स डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा बहुत फंड दे करके हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते हैं। हमें अभी भी रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाए हुआ है एंड दे कीप ऑन सेंडिंग finished goods, so ultimately the balance of payment is in their favor। That resource dependency can be seen as a way of keeping us dependent over them। neo colonization सीधा सीधा पॉलिटिकल सब्जुगेशन नहीं है, बट कल्चरल एंड इकोनॉमिक सब्जुगेशन अभी भी है। ये नियो कोलोनाइजेशन का फीचर माना जा सकता है, विच इज ऑन द राइज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। अब करंट न्यूज पे आते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने हाल फिलहाल में एक स्पीच देते हुए कहा कि दुनिया एक और नए तरीके का कोलोनाइजेशन फेस कर रही है, विच इज डिजिटल कोलोनाइजेशन। तो डायरेक्ट या क्रूड कोलोनाइजेशन तो खत्म हो गया, नियो कोलोनाइजेशन तो हम देख ही रहे हैं, जहां पे इकोनॉमिकली या मीडिया के थ्रू हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है, अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत किया जाता है या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बनाई जाती है। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि एक नया तरह का कोलोनाइजेशन देखने को मिल रहा है, डिजिटल कोलोनाइजेशन, जहां पे जो पावरफुल देश हैं उनकी टेक बेस्ड कंपनियां दुनिया के तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही हैं और उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कोलोनियलिज्म इन इंडिया, जो बड़ी बड़ी टेक बेस्ड कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये भारत के लोग जो हैं इनके कई सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा कितना सारा डेटा इनके पास है, आप सोचिए। दे कलेक्ट ऑल सच डेटा, accumulate, and they most probably take those data outside our country also, they process it in order to understand the mindset of Indian people, और फिर उसको धीरे धीरे वो चैनलाइज भी कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, नए नए इस तरह के आइडियाज को इंटरफेयर पुट करके ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मोनोपोलाइज किया हुआ है। भारत की कोई कंपनी तो है ही नहीं, यही है डिजिटल कोलोनियलिज्म।
एंड लॉस ऑफ आवर सोवरेनिटी टू दीज बिग टेक कंपनीज। जो क्लाउड सर्विसेज है जहां हम अपने डेटा स्टोर करके रखते हैं, वो भी तो तमाम फॉरेन कंपनियां ही प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे अमेजन वेब सीरीज हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो। और ये क्लाउड सर्विसेज जो हैं, इनको भारत के बड़े बड़े बिजनेसेस प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब यूज करते हैं। अगेन इट इज अ चैलेंज ऑन इंडियाज डिजिटल सोवरेनिटी। ऐप इकोसिस्टम देख लीजिए, गूगल प्ले स्टोर या आईओएस जो एप्पल का है, वहीं से हम लोग मेनली ऐप डाउनलोड करते हैं। अब इसका ये लोग फायदा उठाते हैं। ये लोग वही सारे ऐप्स को प्रमोट करते हैं जो इनके बनाए हुए हैं। इंडिया बेस्ड ऐप्स को ये लोग आगे आने भी नहीं देते हैं, उसको अलग अलग तरीके से सप्रेस करते हैं। जैसे अब ऐप डाउनलोड करने के लिए तो वैसे कई सारे प्ले स्टोर हैं, बट इन लोगों का ही मोनोपोलाइजेशन है, गूगल प्ले स्टोर एंड आईओएस का। अब ये इंडियन ऐप्स को कहीं ना कहीं उनके प्रोग्रेस को कर्टेल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया था गूगल ने अपने प्ले स्टोर से, कह करके कि नहीं तुम पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, बाद में फिर लाया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंडियन कंपनियों को ये लोग आगे भी नहीं आने देते हैं, अपनी मोनोपोली का मिसयूज करते हैं और अपनी सोवरेन, हमारी भारत की डिजिटल सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। अगर एआई टूल्स की बात की जाए तो आजकल भारत में सारे लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो एक्स या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम इंडियन यूजर्स। भारत में ट्विटर लाइक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, एक कू, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की थी अपने मन की बात प्रोग्राम में कि कू एक बहुत बढ़िया ट्विटर लाइक सोशल मीडिया ऐप है जो भारत का अपना बनाया हुआ है। लेकिन हमने कू को इस्तेमाल ही नहीं किया कभी, तो कू धीरे धीरे बंद हो गया। दैट अगेन एक्सप्लेन्स आवर कोलोनाइज्ड मेंटालिटी, कि हमको लगता है कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर पे अगर ट्वीट कर रहे हैं तो हम लोग असली में ग्लोबल सिटीजन हो रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटन हो रहे हैं। इंडियन ऐप्स को इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हमें लोअर लेवल की एक्टिविटी लगती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कोलोनाइज मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं साइन है डिजिटल कोलोनाइजेशन का। गूगल प्ले स्टोर की अपनी मोनोपोली है ही, मैंने आपको बताया। इंडियन ऐप्स को यहाँ स्टोर अपने आप को लिस्ट करवाने के लिए भी बहुत सारा प्राइस देना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर को। तो ये सब कहीं ना कहीं मिसयूज है इन बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफ द इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम चूंकि अपना इंडियन ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वाई वी आर गेटिंग कोलोनाइज्ड एंड आवर इंटरेस्ट आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो भारत का खुद का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए। आधार बेस्ड, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें भारत अपना खुद का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करे, जिसको कलेक्टिवली कहा गया है इंडियाज स्टैक। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन वगैरह, इनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ढूंढ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ओएनडीसी की मदद से क्या किया जा सकता है कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर कोई सेलर जो है वो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो अमेजन पे रजिस्टर्ड है, तो भी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की मदद से आपको वो सेलर का प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो बेसिकली ओएनडीसी इज कंसिडर्ड एज सिमिलर टू यूपीआई फॉर डिजिटल पेमेंट। कैसे? यूपीआई इज कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट, चाहे वो गूगल पे हो या पेटीएम हो, गूगल पे हो चाहे भीम हो। तो इन सब के लिए कॉमन क्या है? यूपीआई है। वैसे ही यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट के लिए काम करता है, कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वैसा ही भारत सरकार लेकर के आई है ओएनडीसी फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि फ्लिपकार्ट और अमेजन और उसके अलावा जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं, ये सब अपने आप को ओएनडीसी पर रजिस्टर करेंगी। आप कोई सामान ढूंढ रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, वो सामान अगर ऑल्टरनेटिव सप्लायर अमेजन पे है तो वो भी आपको दिखेगा। वैसे ही स्विगी और जोमेटो सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इंटीग्रेट कर जाएंगे। तो ओएनडीसी विल ब्रिंग सेवरल प्लेटफॉर्म्स ऑफ सेलर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स टुगेदर, जैसे यूपीआई हैज ब्रॉट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टुगेदर। तो ये भारत सरकार का लक्ष्य है, ओएनडीसी से पर्पस से लॉन्च किया गया है। बट ओएनडीसी में वॉलेंट्री प्रोविजन है कि अगर कोई सेलर या बायर चाहे तो अपने आप को ओएनडीसी पे रजिस्टर कर सकता है। कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजन चाहे तो अपने आप को ओएनडीसी पे रजिस्टर कर सकता है। कोई मैंडेटरी नॉर्म नहीं है। इसी का लोग फायदा उठाते हैं, जो बड़ी बड़ी
प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं जैसे अमेजन, वो अपने आप को ओएनडीसी पे लाना नहीं चाहती। भारत के स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, भारत के जो स्टार्टअप्स हैं जैसे कू ऐप वगैरह, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, भारत का अपना एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, प्रमोट किया जाए अंडर इंडिया एआई मिशन। ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ग्लोबल साउथ कोलिशन प्रमोट किया जाए ताकि जो साउथ कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये मिल करके अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करे। और डेटा लोकलाइजेशन लॉ लाया जाए। भारत सरकार ऑलरेडी एक कानून लेकर के आई है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत भारत से बाहर डेटा ले जाना इंडियन लोगों का परमिटेड नहीं है विदाउट प्रॉपर डायरेक्ट अप्रूवल। सो डेटा लोकलाइजेशन लॉ, जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके मदद से इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं टू प्रिवेंट डिजिटल कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो जो डेटा लोकलाइजेशन लॉ की बात की गई है, हेल्पिंग इन इंश्योरिंग इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, उसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। फिल्म्स के दौरान तो हमने इसको रिवाइज किया ही था डे 4 को, यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ फिर से। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। अब राइट टू प्राइवेसी को फर्दर इलाबोरेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले जजमेंट्स में, फर्दर जजमेंट्स में कहा कि इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लिखे गए हैं, वो इंफॉर्मेशन कितने वहाँ लिखे जा सकते हैं, वो भी हमारा अधिकार है टू रेगुलेट। हम नहीं चाहते अगर कि कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो वी शुड हैव राइट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन डिलीटेड। इसको कहा गया राइट टू बी फॉरगॉटन। तो पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाद के फर्दर जजमेंट्स में कि राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, यानी कि हमारा कितना इंफॉर्मेशन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होगा या नहीं होगा, वो चुनने का हमारा अधिकार है। यानी कि इन अनदर वर्ड्स वी हैव राइट टू बी फॉरगॉटन आवर इंफॉर्मेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर हम चाहें कि ना हो तो वी हैव पावर टू गेट इट डिलीटेड। और फिर हमारी इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी सिक्योर्ड रहे, हमारा राइट टू बी फॉरगॉटन मेंटेन रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए भारत सरकार को कि आप एप्रोप्रिएट कानून बनाइए। फिर भारत सरकार लेकर के आई डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में 3 मेन एंटिटीज हैं। एक है डेटा प्रिंसिपल, इसको कहा गया है इस लॉ के अंतर्गत डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल मतलब वो लोग जिनके डेटा प्रोटेक्ट किए जाने, यानी कि हम और आप, सिटीजन्स ऑफ इंडिया या एंटिटीज ऑफ इंडिया। फिर है दूसरा डेटा फ्यूडिशियरी। डेटा फ्यूडिशियरी जो है वो मिडिल मैन है, जैसे गूगल पे अगर हम अपना कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो हो गया डेटा फ्यूडिशियरी, जिसके पास वो डेटा जा रहा है। एंड तीसरा है डेटा प्रोसेसर, जिसके साथ गूगल हमारा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, जो हमारे डेटा को लेकर के प्रोसेसिंग कर सकता है एआई बेस्ड, और उससे बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकता है। तो 3 एंटिटीज हैं, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फ्यूडिशियरी एंड डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों को मेनली प्रोटेक्ट करना है कि हमारे राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी बनी रहे, तो इसी के लिए कानून लाया गया है। तो हमारे पास पावर होगा एज पर दिस एक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसिंग। हम आगे से अगर हमसे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाए तो हम फॉर्म भरते वक्त उनसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये हमारा डेटा कब कब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ हम ये भी पूछ सकते हैं कि मैं चाहूँ तो भविष्य में इस डेटा को कैसे इरेज करवा सकता हूँ। दीज आर आवर राइट्स एज डेटा पर्सनल और डेटा प्रिंसिपल्स। आई एम सो सॉरी। तो हमारा अधिकार होगा कि हमसे कोई भी आगे से डिजिटल डेटा मांगे तो हम उससे जान पाएं कि ये इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर किया जाएगा, कौन इसका प्रोसेसिंग कर सकता है, और मैं अगर भविष्य में चाहूँ तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे इरेज करवा सकता हूँ। दिस इज द राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स। ऑफ कोर्स डेटा प्रिंसिपल्स जो हैं, अगर हमारे राइट्स वॉलेट होते हैं तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉल्स कंप्लेन नहीं करना है, फ्रिवोलस कंप्लेन नहीं करना है। साथ ही साथ डेटा प्रिंसिपल्स के अपने ड्यूटी हैं, राइट्स तो हैं कि हमारा डेटा कहीं मिसयूज ना हो, बट हमारी ड्यूटी भी है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई फॉल्स डेटा ना दें, इम्पर्सनेट ना करें किसी और को, कि पता चला ऑनलाइन अकाउंट बना दिया इन द नेम ऑफ MS धोनी या शाहरुख खान, तो दैट ऑल्सो नॉट हैज़ टू बी डन। दैट इज द ड्यूटी ऑफ डेटा पर्सनल। जबकि ये जो डेटा फ्यूडिशियरीज हैं, डेटा प्रोसेसर्स हैं,
इनको मैंडेट दिया गया एज पर दिस लॉ कि वो लोग इनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें हमारे डेटा से रिलेटेड, कि हमारा डेटा लीक ना हो और हमारा डेटा किसी और ऐसे पार्टी के पास ना जाए जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो बेसिकली डेटा लोकलाइजेशन लॉ लाया गया है एज पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। ओएनडीसी के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कॉलोनियलिज्म, और भारत के डेटा सोवरेनिटी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है, एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं अबाउट पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये स्कीम लाया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसको लाने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। टोटल लगभग 11,000 करोड़ के आसपास पैसे खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स। पीएम ई ड्राइव स्कीम रिप्लेस द एग्जिस्टिंग स्कीम जिसका नाम था फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम का भी मकसद यही था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। अब उसके जगह पे भारत सरकार लेकर के आई है पीएम ई ड्राइव स्कीम। 11,000 करोड़ का ये स्कीम है। इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर्स हो, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, इनको प्रमोट करना है। इनको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम। प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग पॉइंट या बैटरी स्वैपिंग पॉइंट, ये सब बनाए जा रहे हैं। प्लस इनको जो मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, उसके अंतर्गत ई वाउचर का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो अपने आप को पहले ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए। वहां से आपको एक ई वाउचर जनरेट होगा। उस ई वाउचर को दिखा करके आप थोड़ा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इन सब तरीके से पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब करंट न्यूज ये है कि पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक्स के बाइंग को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के सेल्स को प्रमोट करने के लिए एक नया इंसेंटिव स्कीम लाया गया है, ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंतर्गत ई ट्रक्स यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदने वाले को वाउचर मिलेगा जिसकी मदद से वो डिस्काउंट अवेल करके ट्रक्स खरीद सकते हैं। तो बेसिकली पीएम ई ड्राइव स्कीम है। ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत लाया गया है ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदने वालों को थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा थ्रू ई वाउचर। तो ये तो बात हो गई अबाउट स्कीम्स ब्रॉट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पीएम ई ड्राइव स्कीम, और उसके अंतर्गत ही ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ही है ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट ई ट्रक्स। लेकिन और भी कुछ स्कीम्स चल रहे हैं टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री, उनके बारे में भी याद रखिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसका मेन लक्ष्य है 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को के सेल्स को बढ़ाना इन इंडिया। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स बनाना, जहां पे आपको बैटरी रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा जाएं, अपनी बैटरी दें, दूसरी बैटरी लेकर के चले आएं और अपनी गाड़ी में फिट करें ताकि आपका टाइम बचे। तो बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। ई अमृत पोर्टल डेवलप किया गया, जहां पे आप मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी गाड़ी लेकर के जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप रहते हैं कर्नाटका में, अब असम आना चाह रहे हैं, तो ई अमृत पोर्टल पे आप आराम से अपने गाड़ी को रजिस्टर करा करके माइग्रेट करा सकते हैं। सिडबी ने लॉन्च किया है मिशन 50,000 ईवी फॉर इको। इसके अंतर्गत अलग अलग ईवी रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल। तो 50,000 जगहों पे चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप किए जाएंगे अंडर सिडबीज मिशन 50K फॉर ईवी फॉर इको। टैक्स बेनिफिट्स दे रही है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। असम सरकार की बात की जाए तो असम सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसके अंतर्गत टारगेट ये है कि 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें से 1 लाख 2 व्हीलर होगा, 75,000 3 व्हीलर एंड 25,000 4 व्हीलर्स होंगे, वो सेल किए जाएंगे बाय 2026। तो 2 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल किए जाएंगे बाय 2026, जिसमें से 2 व्हीलर सबसे ज्यादा होंगे। लक्ष्य है ओवरऑल कि जितने भी नई गाड़ियां रजिस्ट्रेशन होंगी असम में, उनमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हों। दैट इज द टारगेट एज पर असम गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। नेक्स्ट 1 ईयर में द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ओनली आइदर इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसेज रन बाय एएसटीसी, और बाद में प्राइवेट बस ऑपरेटर जो हैं उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि या तो वो सीएनजी बसेज चलाएं, नहीं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। लक्ष्य है कि 2030 तक जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं
उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया जाए, एंड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट व्हीकल, जो सरकारी ऑफिसर्स के व्हीकल्स हैं उन सबको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए 2030 तक। ये लक्ष्य है। और इसके लिए टैक्स रिबेट दे रही है सरकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे अलग अलग टैक्स की छूट दी जा रही है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल बढ़े। टारगेट ये वाला कम से कम याद रखना मेंस पर्सपेक्टिव से कि 2026 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक 25% जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हों। दैट इज द टारगेट। उसके लिए टैक्स रिबेट दिया जा रहा है। ईएसटीसी बसेस को इलेक्ट्रिक नहीं तो सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और सारे गवर्नमेंट व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा बाई 2030। ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। मेंस में आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। डेटा याद रखिएगा तो हेल्पफुल रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरजी बरुआ जी, राधा गोविंद बरुआ जी। आज उनकी 48th डेथ एनिवर्सरी है, तो देख लेते हैं उनके बारे में। प्रीलिम्स में या मेंस में सवाल आ सकता है। R.G. Borua ji was born in the year 1900 and he died on 15 July 1977. So today is his 48th death anniversary. He was founder of Assam Tribune Group. He founded Assam Tribune in 1939. He is considered as architect of modern Assam. यहाँ पे भी लिखा architect of modern Assam. He is also known as Singh Purush, the Lion Man. Sports enthusiast थे. He served as president of Assam Cricket Association. Under his initiative, Assam Flying Club was started and he was also president of it. नेहरू स्टेडियम के बनने में भी उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो पहला टी ऑक्शन हुआ था, फर्स्ट लॉट ऑफ टी व्हेन ऑक्शन फ्रॉम गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, इट वाज डन बाय हिम ओनली इन 1970। यूजीसी से रिलेटेड जो कल प्रश्न मैंने आपको दिया था उसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यूजीसी डायरेक्टली डज नॉट गिव अवार्ड, मतलब अवार्ड टू डिग्रीज, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सीधा सीधा है कि जनरली दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर जनरल सर्कुलेशन कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन्स, यहाँ जाकर गलत हो गया। दे आर नॉट फॉर पैसेंजर ट्रेन, दे आर फॉर फ्रेट ट्रेन्स। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। ईएजी से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।